साक्षी मिश्रा जो बेंगलुरु में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक दिन उनके मकान मालिक का मैसेज आता है कि अगले महीने से आपका किराया 45,000 रुपये नहीं बल्कि 65,000 रुपये होगा। यानी कि सिर्फ एक साल में ही किराया लगभग 50% तक बढ़ गया। अब साक्षी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो बढ़ा हुआ किराया भरे या फिर वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए। मुंबई के हुसैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो 2.5 करोड़ रुपए लेके अपनी फैमिली के लिए 3 BHK का घर ढूंढ रहे थे, लेकिन कई सालों तक सैकड़ों लिस्टिंग देखने के बाद उन्हें ढंग का घर नहीं मिला और आखिरकार हुसैन को अपना बजट बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करना ही पड़ा। और ये कहानी कोई अपवाद नहीं है, आज ये लाखों युवा भारतीयों की हकीकत बन चुकी है। लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और पहले से ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। 1991 में जब अपना देश ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करी तो गवर्नमेंट ने देशवासियों से एक प्रॉमिस किया था कि अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ सालों तक ये वादा सच भी साबित हुआ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह सपना लाखों लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने बताया कि इंसान की फाउंडेशन नीड्स खाना, पानी और रहने की जगह होती है। अब यही सब चीजें सिक्योर नहीं रहेंगी तो बाकी सपनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन भारत में घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में IIT बॉम्बे ने एशिया पैसिफिक के 211 शहरों को एनालाइज किया और देखा कि 91% शहरों में सीवियर हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी चल रही है और इंडिया इस क्राइसिस के बीच में है। मेजर सिटीज में जो प्राइस टू इनकम रेशियो होता है हाउसेस का, वो आसमान छू रहा है। मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट वन ऑफ द लिस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट भी है और मुंबई का प्राइस टू इनकम रेशियो 14.3 है। यानी कि एक घर को खरीदने के लिए एक परिवार का 14 साल की इनकम लगेगी, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क अफोर्डेबल घर के लिए 3 से 5 साल का है। इसी वजह से मुंबई पूरी दुनिया में अनअफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में चौथे स्थान पर है। दिल्ली में 10.1 है, जबकि USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये नंबर अराउंड 3.6 to 7.6 है। इसका मतलब है कि 96% इंडियन अर्बन फॉर्मल हाउसिंग मार्केट में एक घर को छू तो क्या, उसको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि भारत के बड़े शहरों में घरों की कीमत लोगों की आय से बहुत तेजी से बढ़ रही है। नतीजा, लाखों लोग घर खरीदने का सपना छोड़कर किराए के मकान में रह रहे हैं। लेकिन ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ लोगों को घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ लाखों फ्लैट्स खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अमीर बायर्स को देखकर ही बनाया गया है, क्योंकि डेवलपर्स को ये उम्मीद थी कि करोड़ों के फ्लैट्स तुरंत ही बिक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी डेवलपर्स ने इसकी प्राइस कम नहीं की। यानी जहां पर जरूरत है वहां पर घरों की कमी है और जहां पर घर बने हैं वहां पर खरीदार नहीं है। इसे ही हाउसिंग मार्केट फेलियर कहा जाता है। और अब सवाल ये है कि घर इतने महंगे क्यों हैं? हर साल करीब 5 करोड़ इंडियंस हेल्थ केयर के खर्चे की वजह से गरीबी में गिर जाता है और ये इम्बैलेंस तब होता है जब सैलरी सिर्फ 5 to 7% ही बढ़ती है और मेडिकल इन्फ्लेशन 15% से बढ़ जाता है। आज एक बेसिक हॉस्पिटल विजिट करने में ही 50,000 से 1 लाख आराम से चले जा रहे हैं और अगर कोई सीरियस इशू हो गया तो 5 से 7 लाख तो आराम से ही जाएंगे। कामाक्षी भट्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मुंबई के वर्सोवा में अपने फ्लैटमेट के साथ 3 BHK के अपार्टमेंट में रहती हैं। सितंबर 2021 में रेंट करीब 60,000 रुपए ही था, लेकिन करीब 6 महीना पहले ही लैंडलॉर्ड का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उन्होंने बोला कि अब रेंट 84,000 रुपीज होगा और अगर सूट नहीं करता हो तो 1 महीने की नोटिस देकर घर खाली कर सकते हो। कामाक्षी और उनके फ्लैटमेट ने बहुत सारी कोशिश की कि उनका कोई थर्ड फ्लैटमेट मिल जाए कि वो लोग रेंट आराम से अरेंज कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्लैटमेट मिला ही नहीं। ऑब्वियसली 30 दिनों में नया घर ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं था। तीसरा रूममेट भी मिल नहीं रहा था, तो हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और अब कामाक्षी 84,000 रेंट पे करती है और इसी वजह से कामाक्षी का मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में रहने वाले लोगों के फ्यूचर पर भी पड़ता है। जब लोग घर नहीं खरीद पाते हैं तो शादी डिले हो जाती है और जब शादी डिले हो जाती है तो बच्चे भी डिले हो जाते हैं और इसी वजह से लोग बच्चों को अनअफोर्डेबल लग्जरी भी बुलाते हैं। हमारे देश में सरकारी पॉलिसी जरूर है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में,
लेकिन करप्शन की वजह से अफोर्डेबल हाउस है ही नहीं हमारे देश में। और अब बायर्स बैंक पे डिपेंड होते हैं कि थोड़ा सा पैसा हम लोग डाउन पेमेंट कर देंगे और जो पैसा बचा है उसको बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन रियल एस्टेट के डेवलपर्स कैश में डीलिंग करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको प्रॉफिट होता है। बिल्डर्स को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट से ढेर सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, फायर क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल परमिशन, पानी और बिजली की परमिशन, क्योंकि ये एकदम जेन्युइन है। और ये सब परमिशंस के लिए गवर्नमेंट को डेवलपर्स को घूस देना पड़ता है। और अगर ये सारे अप्रूवल्स आपके पास नहीं है तो आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते और इन सब का कास्ट बायर्स को देना पड़ता है। और अगर आपके साथ डेवलपर्स यदि फ्रॉड करता है तो आप रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डिपार्टमेंट एक्ट के थ्रू डेवलपर्स के खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। देश के प्रॉपर्टी मार्केट में एक सर्किल रेट सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू होगा। मान लीजिए कि किसी फ्लैट का सर्किल रेट 1.5 करोड़ है और वो मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बिक रहा है, तो कई बार कागज पर सिर्फ 1.5 करोड़ ही दिखाया जाएगा और बाकी के 50 लाख रुपए कैश में डील किए जाएंगे। और यहीं से ब्लैक मनी का गेम शुरू होता है और वो लोग जो बैंक से लोन लिए हैं वो लोग 50 लाख कहाँ से लाएंगे। और याद रहे कि बैंक 2 करोड़ की वैल्यूएशन पे लोन नहीं देगा बल्कि वो 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन पर ही देगा, क्योंकि पेपर में तो 1.5 करोड़ ही मेंशन है ना। अब सिस्टम की वजह से सैलरी प्रोफेशन वाले लोगों को घर खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट एक गेम है और इस गेम में वही जीतता है जो सिस्टम के साथ खेलना जानता है। और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट, डेवलपर एंड रेगुलेटर को एक्टिव होना पड़ेगा। हमारे सिटीज में अफोर्डेबल हाउसिंग को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटीज देनी होगी। गवर्नमेंट को डेवलपर्स को सस्ती जमीन, टैक्स में छूट और फास्ट अप्रूवल सिस्टम प्रोवाइड करना होगा ताकि डेवलपर्स किफायती से किफायती घर बनवा सके। चीन के संघाई जैसे शहरों में गवर्नमेंट ने डेवलपर्स को मजबूर किया कि सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि लो इनकम परिवार के लिए भी घर बनाया जाना चाहिए। साथ ही भारत की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट करना होगा और सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना होगा और ऐसे लूप होल्स को बंद करना होगा जिसमें प्रॉपर्टी की असली कीमत और गवर्नमेंट की कीमत में बहुत बड़ा फर्क रहता हो। लेकिन जब तक ये बदलाव नहीं होता तब तक घर खरीदने वालों के लिए एक बात समझनी होगी कि रेंट पर रहना कोई असफलता नहीं है। घर खरीदने से पहले सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इस EMI को आराम से संभाल सकता हूँ, क्योंकि घरों की कीमत जल्दी गिरने वाली नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इमरजेंसी फंड बनाएं, समझदारी से निवेश करें और बड़ा फैसला लें।